students, welcome back to Legal Edge After College. I am Neelam Kejriwal, Academic Coordinator for Legal Edge After College. So जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्लियर कर लिए, देन हमने रीसेंट जजमेंट्स भी देखे जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस जिनका रोल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डॉक्ट्राइन। सो फर्स्ट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। एंड कंसिडरेशन का अगर मैं लिटरल मीनिंग आपको बताऊं तो इट इज समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप रिटर्न में कुछ दे रहे हो, ये होता है कंसिडरेशन का मतलब। एंड इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्विड प्रो क्यो, मतलब एक्सचेंज में हमें कुछ मिल रहा है, मतलब वन थिंग फॉर द अदर। जैसे कि मुझे एक पेन के एक्सचेंज में 10 रुपए मिल रहे हैं एंड 10 रुपए के एक्सचेंज में मुझे एक पेन मिल रहा है, तो पेन एंड 10 रुपीज आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एंड कंसिडरेशन जब तक लॉफुल नहीं होगा, विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन एक अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज वैलिड। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता, जैसा हमने देखा था इनफोर्सिएबिलिटी में, तो अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, इट इज नॉट वैलिड। एंड कंसिडरेशन हमेशा मूव करता है फ्रॉम प्रॉमिसी या फिर उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ में, हमेशा इट मूव्स फ्रॉम प्रॉमिसी या फिर एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉमिसी। एंड कोई जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो कंसिडरेशन। सो ये सारी चीजें हमने कंसिडरेशन के डिस्कशन में पढ़ी थी कि कोई जरूरी नहीं है एडिक्वेट हो कंसिडरेशन, इट शुड मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी, लॉफुल होना चाहिए, देन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन देखते हैं। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए पार्टीज के बीच में ये इंटेंशन होना चाहिए कि दे आर क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप, दे आर विलिंग टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। एंड सेक्शन 40 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 40 कहता है कि हु इज द पर्सन हु शुड परफॉर्म प्रॉमिस। तो प्रॉमिसर को अपने प्रॉमिस परफॉर्म करनी होती है, या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम should perform his promise, ये सेक्शन 40 करता है, कहता है। एंड अग्रीमेंट इज लीगली enforceable only when parties intend for the same, मतलब जब तक पार्टी इंटेंड नहीं करते हैं कि दैट अग्रीमेंट शुड बी लीगली enforceable, इट इज नॉट लीगली enforceable। मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाती हूँ। जैसे सपोज ए बी का नेफ्यू है, बी ने बोला ए को कि एक काम करो, तुम अल्कोहल पीना छोड़ दो, मैं तुम्हारे को 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। ए ने छोड़ दिया। अब ए गया बी के पास कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि ए एंड बी के बीच में कोई इंटेंशन था क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, बिकॉज ए नेफ्यू था बी का, तो यहाँ पर कोई इंटेंशन दिखा इस चीज से कि ये कुछ इंटेंशन बना। यहाँ पर बी ने ये पैसे अलग निकाल के रखे थे क्या, नहीं रखे थे, तो यहाँ पर इंटेंशन क्रिएट नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपने कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस सुना होगा। तो यहाँ पर स्मोक बॉल कंपनी ने जो अमाउंट बोला था कि अगर हमारा मेडिसिन वर्क नहीं करता है तो इस पर्टिकुलर अमाउंट का हम आपको कंपनसेशन देंगे, वो अमाउंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था। इस कंपनी ने वो अमाउंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि एक इंटेंशन क्रिएट हुआ है, इंटेंशन दिख रहा है टू क्रिएट लीगल एंड बाइंडिंग रिलेशनशिप। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी वाज लायबल टू पे कंपनसेशन टू कार्लिन। सो इस सिचुएशन में हमें पता चलता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द बाइंडिंग वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग एंड वैलिड और नॉट। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन देखते हैं। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बात करूं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पार्टीज ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो सिर्फ ए एंड बी आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, और यही दोनों के पास राइट है कि वो अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स करा सके इन कोर्ट ऑफ लॉ। सी हु इज अ थर्ड पार्टी, जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से, बिटवीन ए एंड बी के कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ना ही इन्फोर्स करा सकता है ना ही वो पार्टीज को सू कर सकता है। तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है। एंड ये इन्फोर्स इंश्योर करता है कि राइट इन पर्सोनम होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज राइट इन पर्सोनम, इट इज राइट्स ऑफ द पार्टीज टू द contract, and stranger to a contract cannot enforce his rights and nor can be liable for its breach। मतलब कि एक
थर्ड पर्सन जैसे कि सी, वो ना ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, ये ए एंड बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को ना ही इन्फोर्स करा सकता है, और ना ही सी पे कोई लाइबिलिटी बनेगी इन केस ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। तो मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पार्टीज ओनली, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे हम देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल इज अ बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक इसको एग्जांपल से समझते हैं, सपोज ए और बी के बीच में हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, एंड ये बना फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, यहाँ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ सी के लिए बना। तो इस सिचुएशन में सी यहाँ पर सू कर सकता है एज अ बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर सी कैन सू, सी ऑल्दो सी थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, बट स्टिल एज अ बेनिफिशियरी इन द कैपेसिटी ऑफ बेनिफिशियरी सी कैन सू। सेम इज फैमिली सेटलमेंट। अब सपोज फैमिली सेटलमेंट हुआ एक, एंड उसमें ए एंड बी दे आर फैमिलीज एंड दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इस फैमिली सेटलमेंट के अंदर सी एक स्ट्रेंजर उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो एज अ बेनिफिशियरी अगेन यहाँ पर सी कैन सू एंड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बट ये फैमिली सेटलमेंट या फैमिली अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। सपोज ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जहां पर ए को किसी थर्ड पार्टी डी को पे करना है, और ए ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ आई पे। अब यहाँ पर ए बाउंड डाउन हो जाता है टू पे डी, एंड यहाँ पर डी कैन इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो अगेन एक्नॉलेजमेंट से भी पार्टी लायबल होते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट, जैसा कि हम वाइकेरियस लायबिलिटी का समझते हैं। सपोज प्रिंसिपल एंड एजेंट है, एंड एजेंट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी बनती है, वाइकेरियसली लायबल होता है प्रिंसिपल। सो अगेन इट इज एन एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन देखते हैं। सो नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। The doctrine of promissory estoppel, it is based on the concept of equity, justice, fairness and morality. अब यहाँ पर promissory estoppel का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टी ने कुछ प्रॉमिस किया दूसरे पार्टी को, एंड दूसरा पार्टी एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिस, इस प्रॉमिस की वजह से दूसरे पार्टी ने कोई एक्ट परफॉर्म किया ट्रस्टिंग दिस प्रॉमिस, तो उस सिचुएशन में ये फर्स्ट पार्टी अपने प्रॉमिस से बैक ऑफ नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या होता है। सो एग्जांपल में सपोज ए बी के शॉप में गया, बी ने बोला कि आप ये कपड़े घर ले जाओ, इन केस आपको फिट नहीं आता है, इन केस आपने ट्राई करके देखा आपको फिट नहीं आता है, तो मैं ये रिप्लेस कर दूंगा। अब ए खरीद करके ले गया घर, अब वहां पर कपड़ों के साइज में इशू आ गया, तो ए जब वापस आया तो बी ने मना कर दिया कि मैं रिप्लेस नहीं करूंगा यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में वर्क करता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। यहाँ पर लॉ प्रिवेंट करता है पार्टी को फ्रॉम गोइंग बैक ऑन वर्ड्स, मतलब कि आप अपने प्रॉमिस से वापस बैकआउट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर प्रॉमिसरी एस्टॉपल लगेगा, और बी जिसने ये कहा था कि मैं आपके कपड़े रिप्लेस कर दूंगा इनकेस आपको फिट नहीं आते हैं, और जिसके प्रॉमिस पे बिलीव करके ए ने क्लोथ्स लिए थे, अब बी कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस। तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। अब ये क्या होता है, सेक्शन 7 में अगर आप बात करें, सेक्शन 7 देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये कहता है कि एक्सेप्टेंस should be absolute and unqualified acceptance। हमें कोई भी if and but के साथ एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें सीधा सीधा अगर हमसे पूछा गया है कि क्या आप एक रेनॉल्ड्स का पेन 10 रुपीज में खरीदोगे, तो हमें बोलना है यस आई विल बाय योर पेन एट 10 रुपीज। हमें उस समय ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं 9.5 रुपीज में खरीदना चाहता हूं, तो वो उस समय एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हमेशा उसी मैनर में होना चाहिए जिस मैनर में डिमांड किया गया है, दैट इज इट शुड बी, या तो जिस मैनर में, अगर किसी पर्टिकुलर मैनर में प्रॉमिसर ने बोला है कि मुझे एक्सेप्टेंस इस मैनर में चाहिए, तो उसी मैनर में आना चाहिए। अगर नहीं बोला है तो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर जो होता है उसमें एक्सेप्टेंस देना चाहिए। सो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन हियर इज डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप देखें तो इट सेज कि कब
कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड कब कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट अपना फॉर्म किया इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स स्पोकन या रिटन वर्ड्स में, तो इट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है बाय एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट स्पोकन या रिटन वर्ड्स, तो उस सिचुएशन में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड ये डॉक्ट्राइन वही बताता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन एक एक्सप्रेस वर्ड या रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे भी हो, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है, जैसे कि क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर लॉ बताता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कोई आया हमारे पास ट्रेन में एंड उसने हमारा केबिन क्लियर किया, साफ किया, तो उस सिचुएशन में क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वी नीड टू पे दैट पर्सन, क्योंकि उससे हमने एक सर्विस लिया एंड लॉ सेज कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है। तो इट इज ऑल्दो नॉट एक्सप्रेस, ऑल्दो ये रिटन वर्ड्स या स्पोकन वो वर्ड्स में नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल इम्प्लाइडली वहां पर सर्विस एक्सेप्ट की गई है। सो नेक्स्ट डॉक्ट्राइन यहाँ पर हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 56 में बात होती है फ्रस्ट्रेशन की, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते वक्त ऐसा कुछ होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस या तो अनलॉफुल हो जाता है या इलीगल हो जाता है, या बाद में कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आती है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फ्रस्ट्रेटेड। तो सेक्शन 56 में बात होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल या इम्पॉसिबल टू कंप्लीट हो जाता है। बट अगर पार्टीज को पहले से पता होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, वन ऑफ द पार्टी नोज कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, वो कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल या अनलॉफुल होता है, तो उस सिचुएशन में द पार्टी नीड्स टू कंपनसेट। उस समय पार्टी की लायबिलिटी बन जाती है कि वो कॉम्पनसेट करे, क्योंकि उसको पता था, ड्यू डिलिजेंस, उसको पता था कि कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल या अनएनफोर्सिएबल। तो उस सिचुएशन में पार्टी इज लायबल टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी। सो नेक्स्ट डॉक्ट्राइन देखते हैं। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ये सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी बात हुई। हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ या अनसाउंड माइंड का है या माइनर है, तो उस सिचुएशन में अगर हमने उसे नेसेसरी सप्लाई की है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ लाइफ, अगर वो चीजें नेसेसरी सप्लाई की, यहाँ पे लग्जरी की बात नहीं हो रही है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी सप्लाइड एंड लग्जरी। तो अगर हमने नेसेसरी सप्लाई की है फॉर द लिविंग, इन ऑर्डर टू इंश्योर द लिविंग ऑफ द पर्सन, तो उस सिचुएशन में पार्टी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी और एस्टेट ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन जिसको हमने नेसेसरी सप्लाई की है। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसरीज, कि अगर आपने किसी को नेसेसरीज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग सप्लाई किए, तो यू कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम द एस्टेट और प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनकेपेबल पर्सन। लास्ट डॉक्ट्राइन देखते हैं विच विल बी डिस्कसिंग इज डॉक्ट्राइन ऑफ रैटिफिकेशन। सो डॉक्ट्राइन ऑफ रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर सेक्शन 196 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्ले में आता है एंड एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए ने कोई एक्ट किया जिसके लिए बी ने ए को अथॉरिटी नहीं दी थी, बट ए ने ये एक्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ बी किया, बट बी से ना पूछा ना बी ने अथॉरिटी दी थी। अब यहाँ पर बी क्या कर सकता है? या तो उस एक्ट को रैटिफाई कर सकता है या डिसओन कर सकता है। इन केस बी ने रैटिफाई किया या फिर बोला कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ ए ने जो एक्ट किया है, तो फिर उस सिचुएशन में एक्ट इज डीम्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल। फिर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि ऑल्दो पहले अथॉरिटी नहीं थी, बट सिंस बी ने रैटिफाई किया है तो ए ने वो एक्ट बी के अथॉरिटी से परफॉर्म किया है। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रैटिफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो डिफरेंट एलएलएम एग्जामिनेशन में आए थे। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस में बी अवॉर्डेड। तो ब्रीच अगर जब होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो डैमेजेस अवॉर्ड किस सर्कमस्टांस में होता है? ये हमने पढ़ा था सेक्शन 73 में कि इन केस ऑफ ब्रीच, तो जो भी नेचुरल कोर्स होता है, जो मैन विथ ड्यू डिलिजेंस या रीजनेबल मैन फोरसाइट टेस्ट जो हमने पढ़ा था, उस पे देख सके, उन चीजों के लिए कंपनसेशन मिलता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज टू मेक गुड फॉर प्रॉफिट विच हैव बीन अर्न्ड आउट ऑफ ब्रीच। ये नहीं है क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज penalize करना is not an option to penalize the defaulter if provided in the contract. Penalize करना is not the purpose of compensation, rather compensation का purpose होता है to compensate. Next is which arose naturally or which parties knew to be likely when they entered into a contract. So ये हमारा correct answer है क्योंकि section 73 यही बात बोलता है। And last is to compensate for physical loss
caused by the breach. तो physical loss के लिए भी नहीं होता है. So this is one question which appeared in previous LLM entrance examination. Next is rule of communication of rescission. Rescind करने का of avoidable contract is same as. तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन हम कन्वे करते हैं वो किस तरह से, वो किस रूल से सिमिलर है. तो फर्स्ट इज रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, नेक्स्ट इज acceptance, next is rule of revocation of proposal and last is revocation of acceptance. तो section 6 ये बात कहता है कि communication of recession of avoidable contract, communication of recession ये similar किससे है? Communication of recession is similar to communication of proposal and revocation of recession is similar to revocation of proposal. मतलब कि communication सिमिलर होगा प्रपोजल के कम्युनिकेशन से और रिसेशन का रिवोकेशन सिमिलर है प्रपोजल के रिवोकेशन से. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए कि रूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर एडवांटेज इन अ वॉइड एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय. तो सेक्शन 65 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर हमें कोई भी एडवांटेज मिला है अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट तो हमें उसे रिस्टोर करना है. तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. सेक्शन 60 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेट, जहां पर हमने ये नहीं बताया कि हमने जो डेट रिटर्न किया है वो किस, अगर मान लो एक एक्स पर्सन ने वाई से अराउंड 3 डिफरेंट अमाउंट्स डेट पे लिया है. अब एक्स ने पेमेंट रिटर्न किया एक अमाउंट के लिए. अब एक्स ने ये नहीं बताया कि इनमें से कौन से डेट के लिए वो पेमेंट है, तो ये वाई की मर्जी है कि वो किस पे यूज करे. नेक्स्ट इज सेक्शन 63 जो कहता है कि प्रॉमिसी किन सिचुएशंस में परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को डिस्पेंस कर सकता है. लास्ट इज 68 जहां पर नेसेसरीज की सप्लाई की बात हो रही थी कि अगर आपने नेसेसरीज सप्लाई किया है टू एन इनकेपेबल पर्सन तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं फ्रॉम द एस्टेट ऑफ दैट person. Next question is an agreement to share the benefit of public offices. तो ये होगा void क्योंकि ये agreement to share benefit of public office. तो ये हो गया एक unlawful object और section 23 के अंदर unlawful object से agreement void हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन द फाइंडर ऑफ द गुड्स एंड एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स. तो हमने देखा था क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशन में कि सेक्शन 71, जैसे सेक्शन 71 में ये कहते हैं कि फाइंडर ऑफ द गुड्स और ओनर ऑफ द गुड्स में यहाँ पे फाइंडर अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बेली, मतलब फाइंडर अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बेली. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है एंड द फाइंडर इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द ओनर, क्योंकि अगर उसने गुड्स उसको मिला और उसने अपने कस्टडी में रखा है तो फाइंडर ऑफ द गुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द ओनर और ओनर को इन टर्न कंपनसेट करना होता है जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस लगे हैं गुड्स को प्रोटेक्ट करने में एंड ओनर को ढूंढने में. तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट होता है. नो कॉन्ट्रैक्ट हमारा आंसर नहीं है, ना ही ये कंटिंजेंट है क्योंकि ये किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉचेस्टर वर्सेस डे ला टूर इज रिलेटेड. तो ये केस किस इनमें से चारों में से कौन से प्रिंसिपल से रिलेट करता है? तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था. ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे जहां पे ए ने बोला था कि बी के सर्विसेज चाहिए ए को अपने प्लेस पर. अब वहां पर क्या होता है कि बिफोर जो डेट स्पेसिफाई किया था कि इस दिन से मुझे आपका परफॉर्मेंस लगेगा, इस दिन से आपका स्किल्स लगेगा, उस दिन बिफोर ये डेट आने के पहले ए ने बी को मना कर दिया कि हमें नहीं जरूरत है. अब बी ने यहाँ पर कंपनसेशन के लिए क्लेम किया, बोला कि एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है. तो ए ने यहाँ पर बोला, प्ली लिया कि कमेंसिंग डेट आने के पहले, कमेंसिंग डेट किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसिंग डेट आने के पहले आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अब यहाँ पर अभी भी चांस है कि मैं परफॉर्म करूं. तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होता है. आपने एक बार मना किया, आपने एक बार डिनाई किया कि मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, तो वहां पर एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है एंड द अदर पर्सन इज लायबल. अदर पर्सन कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर कंपनसेशन. यहाँ पर जरूरत नहीं है कमेंसिंग डेट का वेट करने की. तो ये केस रिलेटेड है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जो हमने डिस्कस किया है अपने कॉन्सेप्ट्स के क्लासेस में. क्वांटम मीरट का नहीं है, जिसका मतलब होता है कि एज मच एज इज अर्न, मतलब जितना का मैंने काम कर दिया मुझे उतना रेम्यूनरेशन दो.
नॉन एस्ट फैक्टम का नहीं होता है, मतलब ये परफॉर्मेंस और डिनायल ऑफ डीड से रिलेटेड होता है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल मतलब कि हम अपने प्रॉमिस से गो बैक करने के लिए आप यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, इसके लिए प्रॉमिसरी एस्टॉपल कोर्ट अवार्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following case is related to principle that acceptance in context of a contract must be communicated to the offerer himself। तो पहला बाल्फर वर्सेस बाल्फर, अगेन ये बहुत लैंडमार्क केस है। ये इट टॉक्स अबाउट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जो हमने पढ़ा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर में होता है। नेक्स्ट इज हार्वे वर्सेस फैसी, ये अगेन इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का, और एक्सेप्टेंस प्रॉमिसर को कम्युनिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट इज फेल्टहाउस वर्सेस बिनले, यहाँ पर बोला जाता है मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, तो इस केस में ये कहा गया था कि जब तक मुझे ऑफर नहीं पता है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हार्वे वर्सेस फैसी। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड बी promises to pay ₹1,000 to A। The agreement is again जो हमने पढ़ा था void होगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन 23 में it has unlawful object, ये object यहाँ पर unlawful है, so it is a void agreement। Next question देखते हैं। So next question is which of the following statement is correct in the context of Indian Contract Act। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस है, दैट इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स अ प्रॉमिस, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स अ प्रॉमिस, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन स्ट्रेंजर टू प्रॉमिस, एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस। तो हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो पार्टीज होते हैं वो ही सू कर सकते हैं एक दूसरे को इन केस ऑफ ब्रीच, वो ही लायबल होते हैं, एंड थर्ड पर्सन कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम आता है अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं। सो कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट में एक डिफरेंस है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ये पार्टी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन ये पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। और इंडियन लॉज में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कंसिडरेशन में थर्ड पार्टी हो सकता है एंड थर्ड पार्टी कैन सू, बट कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। यहाँ पर कंसिडरेशन में थर्ड पार्टी में स्ट्रेंजर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एंड द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स अ प्रॉमिस। ये हमारे इंडियन लॉ में है, क्योंकि अगर हम 2D भी देखें जहां पे कंसिडरेशन डिफाइन है, तो इट सेज कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये मेंशन्ड है वहां पर, तो वहां पर कंसिडर किया है थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन एनफोर्स अ प्रॉमिस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज क्लेटन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब ये क्लेटन प्रिंसिपल क्या है? सो क्लेटन प्रिंसिपल इज कि अगर पेयर ने डेट दिया है, मान लो सपोज जैसे हमने पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ए और बी है, ए ने बी से 3 डिफरेंट डेट्स लिए हैं। अब ए ने बी को एक्स अमाउंट दिया, अब ए डिसाइड करेगा कि इनमें से किसके पेमेंट में ये एक्स अमाउंट जाएगा। सो क्लेटन प्रिंसिपल यही है कि जो अमाउंट पे किया गया है वो इट विल मूव एट द डिजायर ऑफ द पेयर एंड नॉट द रिसीवर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी बात हो रही है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्लेटन प्रिंसिपल अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से डील करता है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स में आए थे। आपको क्लैट का 2021 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चंस मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन आई बटन, आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएगी। एंड ये बाकी आईलेट पीजी के, बीएचयू एलएलएम के, डीयू एलएलएम के, आईएलआई एलएलएम के, इन सब के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एंड अगर आपको क्लैट 2021 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है तो वो आपको लिंक मिलेगी इन आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो
आप हमें बताइए कि आपको अब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी डाउट्स है, अगर हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं उससे अराउंड या फिर उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है जिस पे आप चाहते हो डिस्कशन हो, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज नेक्स्ट क्लास फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी द लास्ट क्लास फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड दैट विल बी अ रिविजन सेशन. तो इन केस यू डोंट हैव एनी डाउट, हम उसका रिविजन करेंगे एंड विल क्लोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड विल स्टार्ट विथ अ न्यू सब्जेक्ट. So stay tuned and do let us know कि आपको क्या-क्या आगे डाउट्स है which you want us to revise. और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो YouTube के सर्च बार में जाइए, लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करिए and do motivate us to bring more such videos for you. Till then, all the best. See you in the next class.